और सबसे पहले हमेशा की तरह सावधान करने वाली खबर आपके सामने रखते हैं। लद्दाख के द्रास में बर्फबारी के चलते एक हादसा हो गया। यहां सड़क पर चलते चलते एक टैंकर खाई में गिर गया, जिसकी तस्वीरें कैद हो गई। टैंकर पहले लेफ्ट साइड में झुका और फिर सड़क पर पलटने के बाद सीधे नदी में गिर गया। यह पेट्रोल टैंकर इस वजह से अनियंत्रित हुआ क्योंकि सड़क पर बर्फ जमा थी। टैंकर चला रहा ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और यह हादसा हो गया। द्रास वॉर मेमोरियल के पास सड़क पर बर्फ आ गई है, जिसके चलते गाड़ियां फिसलती रहती हैं। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि हादसे में टैंकर ड्राइवर की जान बच गई। राजधानी दिल्ली में बीच सड़क पर दो सांडों के बीच दंगल शुरू हो गया और इस दंगल के चलते राहगीर परेशान हो गए, जिसका वीडियो सामने आया है। बीच सड़क पर लड़ते इन दोनों सांडों के चलते गाड़ियां रुक गईं। लोग हॉर्न बजाते रहे लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ा। पहला राउंड खत्म हुआ तो ये सांड कुछ सेकंड के बाद फिर से भिड़ गए। एक शख्स ने इन पर पानी डाला तो ये अलग हो गए। राहगीरों ने इन्हें दौड़ाया तो ये एक ही दिशा में भागे और बस के पीछे पहुंचते इन दोनों के दंगल का तीसरा राउंड शुरू हो गया। इनके डर से एक युवक बाइक सड़क पर छोड़कर भाग गया। इसके बाद दोनों सांड दो कारों के बीच में फंसकर आपस में उलझ गए, जिसके चलते कार का शीशा भी टूट गया। बिहार के नवादा में एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कैदी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन पुलिस वालों की तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद जो हुआ वो आप देखिए। नालंदा का रहने वाला कृष्णा पासवान आर्म्स एक्ट के साथ साथ कई गंभीर मामलों में आरोपी है। 12 दिसंबर को उसे जेल से अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब जिस बेड पर उसे भर्ती कराया गया था वहां सिर्फ उसकी चादर बची है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि कृष्णा पासवान टॉयलेट जाने के बहाने बाहर आया और जब टॉयलेट से बाहर निकला तो वार्ड में जाने की बजाय सामने बने महिला शौचालय में गया और वहां से खिड़की के रास्ते फरार हो गया। सीसीटीवी में नजर आया कि अस्पताल के पिछले हिस्से से कृष्णा पासवान बड़े आराम से निकल गया। लापरवाही ये भी रही कि कैदी के हाथ में न तो हथकड़ी थी और न ही कोई पुलिस वाला उसके साथ था। इसी का उसने फायदा उठाया और भाग निकला। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बिजली की तारों में फंसकर या चिपककर पक्षियों की मौत हो जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश से एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन सामने आया जो दिल को छू लेने वाला है। वीडियो में नजर आया कि एक कबूतर का पैर बिजली के तार में फंस गया था। वो चाहकर भी उड़ान नहीं भर पा रहा था। लोगों ने शोर मचाया, कंकड़ फेंके, लेकिन कबूतर नहीं उड़ा क्योंकि उसके पैर तार में लिपटे पतंग वाले धागे में फंस चुके थे। कुछ देर बाद कबूतर ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद वो तार से उल्टा लटक गया। इसके बाद शुरू हुई असली कहानी। लोगों ने बिजली विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही विभाग ने सप्लाई बंद की और फिर शुरू हुआ कबूतर का रेस्क्यू ऑपरेशन। एक कर्मचारी सीढ़ी लगाकर कबूतर के पास पहुंचा, उसके पैर से धागा निकाला और कबूतर को सुरक्षित नीचे ले आए। यूपी के हापुड़ में 3 दिन पहले सूटकेस में एक युवती का शव मिला था। पुलिस ने उस युवती की शिनाख्त कर ली है और इस वारदात में शामिल पति पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि सोनिया झारखंड की रहने वाली थी और रेप के बाद उसकी हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने अंकित और उसकी पत्नी कलिस्ता को गिरफ्तार किया है। अंकित और कलिस्ता झारखंड से गरीब लड़कियों को लेकर आते थे और दिल्ली एनसीआर में उन्हें मेड का काम दिलाते थे। इन दोनों ने मेड सप्लाई के नाम पर एक कंपनी भी बनाई हुई थी। सोनिया को भी इसी काम के लिए झारखंड से लाया गया था, लेकिन उसे देखकर अंकित की नीयत डोली और उसने सोनिया के साथ हैवानियत को अंजाम दिया। पूछताछ में पता चला कि जब सोनिया थाने में शिकायत दर्ज कराने जा रही थी, तब पति पत्नी घबरा गए और लाठी डंडे से पीटकर सोनिया की हत्या कर दी। पर जब उसको लगा कि ये मेरी शिकायत कर देंगी, वो धमकी देती, तो अपनी पत्नी कलिस्ता, जो कि स्वयं झारखंड की रहने वाली है, उसके साथ मिलकर के डंडे से इसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों ने शव को सूटकेस में पैक किया और घर से 30 किलोमीटर दूर फेंक आए। यूपी के गोरखपुर में एक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। फर्जीवाड़े के सहारे इसने 4 गर्लफ्रेंड बनाई, जिसमें से 3 प्रेग्नेंट हैं और अब इंसाफ मांग रही हैं। गोरखपुर पुलिस ने जिस फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया उसका नाम ललित किशोर है, जो गौरव कुमार सिंह के नाम से फर्जीवाड़ा करता था। बिहार के सीतामढ़ी जिले का रहने वाला गौरव 40 से ज्यादा लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। 4 राज्यों में इसने जालसाजी का ऐसा जाल बुना कि एक एक कर लोग इसके शिकंजे में फंसते चले गए।
ये जहां भी जाता नीली बत्ती और लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर जाता ताकि लोगों को इसके फर्जीवाड़े पर शक तक न हो। इसने अपने साथ 1 दर्जन से ज्यादा गनर और फर्जी अधिकारी रखे थे। हर रोज लाखों रुपए खर्च करता और लोगों को डरा धमकाकर ठगी करता। पिछले 3 महीने से पुलिस को इसकी तलाश थी, जो अब खत्म हो गई है। अब पता चला है कि उसने फर्जी IAS के सारे 4 गर्लफ्रेंड बना रखी थी। हैरानी की बात यह है कि इसके पिता बिहार में मजदूरी करते हैं। 3 साल तक इसने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और जब फेल हो गया तो फर्जी IAS बनकर लोगों को चूना लगाने लगा। कोहरा शुरू होते ही अब हादसों की शुरुआत भी हो गई है। शनिवार को बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा और अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसे हुए, तो आज घने कोहरे की वजह से रेवाड़ी और ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से कई गाड़ियों की टक्कर हो गई। सबसे भयानक हादसा हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ। नेशनल हाईवे 352 पर कोहरे की वजह से 4 बसों में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि किसी बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, किसी बस का कांच चकनाचूर हो गया। बताया गया कि कोहरे की वजह से सड़क नहीं दिख रही थी, इसलिए 3 से 4 बसों ने एक दूसरे को टक्कर मारी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। यूपी के ग्रेटर नोएडा में तो दूसरे दिन भी कोहरे का कोहराम जारी रहा। दादरी GT रोड पर आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां एक दूसरे से टकराईं, जिसकी वजह से गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और कई लोगों को गंभीर चोट आई। हरियाणा के चरखी दादरी में कोहरे की वजह से स्कूल और रोडवेज बस में टक्कर हो गई और इस भीषण हादसे में कई स्कूली बच्चे घायल हो गए। वहीं 11वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा की मौत हो गई। आमने सामने हुई ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूल बस के परखच्चे उड़ गए। बस की हालत देखकर समझा जा सकता है कि हादसे के दौरान मंजर क्या रहा होगा। इस हादसे में निजी स्कूल की 11वीं क्लास की छात्रा की मौत हो गई, जबकि 20 स्कूली छात्राओं के अलावा स्कूल टीचर और दोनों बसों के ड्राइवर भी घायल हो गए। आज सुबह दादरी के आर्यन स्कूल की 4 बसें झज्जर के प्रतापगढ़ फॉर्म पर टूर के लिए निकली थी। कोहरे के चलते बिरोहड़ रोड के पास बस की सीधी टक्कर रोडवेज बस से हो गई। सोनीपत में कोहरे की वजह से बड़ा हादसा हो गया। KMP एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और उन गाड़ियों में सवार लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि कार ही नहीं, ट्रक का अगला हिस्सा भी पिचक गया। कार तो पूरी तरह से टूट गई थी। इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत बहुत खराब हो गई, जिन्हें रोहतक के PGI रेफर कर दिया गया। घायलों में पुरुषों के साथ बच्चे और महिलाएं भी थीं। यह हादसा सोनीपत से गुजरने वाली KMP एक्सप्रेसवे पर हुआ। घायल एक महिला ने बताया कि बागपत से हरियाणा आते वक्त अचानक कोहरा घना हो गया और गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। यूपी के मथुरा में भी कोहरे की वजह से 6 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरह से उड़ गया था। कार का इंजन भी तहस नहस हो गया। इस हादसे के बाद कई लोग गाड़ियों में फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। घायल को कार से निकालने के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। पहले गाड़ी ने टक्कर मारी, फिर दूसरी कार ने दोनों को उड़ाया। युवक और बच्चे को गंभीर चोट आई है और हिट एंड रन का ही पूरा मामला सामने आया। अब बात करते हैं अमरोहा की। यूपी के अमरोहा पुलिस ने एक ऐसा गिरोह पकड़ा है जो फर्जी रेप केस में फंसाकर लोगों से पैसे वसूलता था। हैरानी की बात यह है कि इसमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे। इस गिरोह की सबसे अहम किरदार ये महिला थी, जिसके सहारे ये लोगों को फंसाते थे और फिर रेप का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देते थे। एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे पहले बंधक बनाया गया और फिर 1.25 लाख रुपए वसूले गए। शिकायतकर्ता ने दरोगा नितिन कुमार वर्मा और 2 सिपाहियों पर भी आरोप लगाए, जो अभी तक फरार हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 हिस्ट्री शीटर हैं, जबकि एक PRD जवान है। SI नितिन है, ये थाना सिंबावली जनपद हापुड़ में तैनात है। इन्होंने अपने साथी खालिद के साथ वादी नईम के साथ वसूली करने का प्लान बनाया था। खालिद पहले से ही नईम को जानता था और उसको पता था ये इजी टारगेट है, इससे इस प्रकार की वसूली की जा सकती है। यानी वर्दी की आड़ में अपराध को अंजाम दिया जा रहा था। दिल्ली के मानसरोवर थाना क्षेत्र में मंदिर के पुजारी की पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। मंदिर DDA फ्लैट्स परिसर में बना था। मंदिर में ये जो हत्या हुई है, इसकी पुलिस जांच कर रही है। हत्या की खबर मिलते ही हंगामा मच गया और मृतका के घर में चीख पुकार। बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में जमा हो गए और हंगामा करने लगे। आरोप है कि 2 हमलावरों ने सिर में चाकू मारकर पुजारी की पत्नी की हत्या कर दी। उनको मौका नहीं दिया, जो उनको मन के सीधे प्रहार कर दिया। दोपहर 12 बजे पुलिस को हत्या की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और बॉडी को कब्जे में लिया। मृतका कुसुम शर्मा की उम्र 48 साल थी। हमले के दौरान घायल दूसरी महिला ने बताया कि बदमाश आते ही हमला करने लगे। फरसा तो जो भी था इतना बड़ा था, उन्होंने मारना शुरू करा। फिर जैसे मैंने डंडा उठा मारने को, से उनने मेरे मारा। मैंने डंडा ऐसे करा
जैसे मतलब कुर्सी बैठी थी, खड़े होकर डंडा ऐसा करा, उनने मेरे सिर में मारा जड़ दे। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हत्या कर बदमाश फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने टीम बनाकर कुछ घंटों में अंचल सक्सेना नाम के आरोपी को हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र का अहिल्यानगर एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है एक आदमखोर तेंदुआ जो कल रात एक बच्चे को उठाकर ले गया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 4 साल का मासूम अब इस दुनिया में नहीं है। आदमखोर आधी रात में आया और घर के चौखट पर खड़े इस बच्चे को उठा ले गया। बच्चा अपनी दादी के साथ था क्योंकि दादी घर के काम करने में व्यस्त थी। इस दौरान यह आदमखोर चुपके से घर के बाहर घात लगाए बैठा था। जैसे ही इसने बच्चे को अकेला देखा और झपट्टा मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घर के पास लगे सीसीटीवी में ये दिखाई दे रहा ये तेंदुआ काफी देर तक घर के बाहर घूमता हुआ भी दिखाई दिया। बच्चे की मौत के बाद संगनेर तहसील में लोग काफी आक्रोशित हैं। हालांकि वन विभाग ने 2 दिन पहले ही अहमदनगर में तेंदुओं को पकड़ने के लिए 200 पिंजरे लाए गए हैं। इस घटना के बाद वन विभाग ने तेंदुए को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। खेल के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। धर्मशाला T20 में भारत ने शानदार जीत हासिल की है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट हरा दिया और जिस तरीके से पारी खेली गई, अभिषेक शर्मा ने 35 रन बनाए, शुभमन गिल ने 28 रन बनाए, अर्शदीप, वरुण, राणा और कुलदीप ने 2-2 विकेट लिए और T20 सीरीज में भारत को 2-1 की बढ़त मिल गई है। तो ये बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। और बड़ी खबर यह है कि धर्मशाला T20 में भारत ने बेहद शानदार जीत हासिल की है और इसके साथ ही जो बढ़त है वो 2-1 की हो गई है। T20 सीरीज में 2-1 से भारत ने बढ़त बना ली है। और अगर हम आज की जीत की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 35 रन बनाए, शुभमन गिल ने 28 रन बनाए और इसके साथ ही साथ अर्शदीप, वरुण, राणा और कुलदीप ने 2-2 विकेट लिए और इसके साथ ही T20 सीरीज में भारत ने 2-1 की बढ़त कायम कर ली है। तो धर्मशाला T20 में भारत ने शानदार जीत हासिल की, दक्षिण अफ्रीका को हराया है और 7 विकेट से यह जीत हासिल की है और इसके साथ ही 2-1 की बढ़त भारत को इस T20 सीरीज में मिल गई है। और हमारे सहयोगी जीएस विवेक जुड़ गए हैं। जीएस विवेक, 2-1 की बढ़त है और बेहद शानदार जीत है 7 विकेट से। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी जीत है यहाँ पर और सबसे ज्यादा यहाँ पे क्रेडिट भारतीय गेंदबाजों को मिलना चाहिए। आज जसप्रीत बुमराह व्यक्तिगत कारण की वजह से ये मुकाबला नहीं खेले, लेकिन उसके बावजूद हर्षित राणा और अर्शदीप ने बहुत ही अच्छी शानदार शुरुआत करी और वरुण चक्रवर्ती ने जो बीच के ओवर्स में जो गेंदबाजी करी उसकी वजह से सिर्फ 117 रन का टारगेट जो है भारत को मिला और वो काफी आसानी से 15 ओवर में चेज कर दिया। लेकिन अभी भी अगर हम वर्ल्ड कप के नजरिए से देखें तो बहुत ज्यादा मैचेस नहीं बचे हैं, 7 या 8 मैच बचे हैं वर्ल्ड कप जो हमको डिफेंड करना है। तो उस मामले में अगर हम देखें तो ये जीत तो अच्छी है, सीरीज में 2-1 से बढ़त है वो अच्छी है, लेकिन अभी भी सूर्य कुमार यादव जो कि T20 के कप्तान है, शुभमन गिल जो T20 टीम के वाइस कप्तान है, इन दोनों के बल्ले से अगर रन आते तो ये जीत जो है सोने पे सुहागा होता। बिल्कुल। और जिस चिंता की बात जीएस विवेक आपने की, क्या ये आने वाली जो सीरीज है या वर्ल्ड कप उसके लिए भी चिंता का सबब बन सकता है अगर वक्त रखते ये चीजें नहीं हुई तो? देखिए, शुभमन गिल अभी चोट से उभर के आए हैं। उन्होंने वनडे सीरीज, टेस्ट सीरीज स्टिफ नेक की वजह से मिस किया। उसके बाद उनको ये 3 मुकाबले हुए हैं जहां पर उनके रन नहीं हुए हैं और अभी से बातें चल रही हैं कि शुभमन गिल जो वाइस कप्तान है, जिनकी वजह से उन्हें टीम में रहना बहुत जरूरी है, उसकी वजह से संजू सैमसन जिन्होंने 3 शतक बनाए T20 में, वो टीम से बाहर बैठे हुए और दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव जो नंबर 3 पर खेल रहे हैं, कप्तान है टीम के और उनके कई समय से उनके रन नहीं आ रहे। जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं वो एक और चिंता की सबक है। लेकिन अभी है हमारे पास 7 मैचेस हैं वर्ल्ड कप के शुरू होने के लिए और टीम मैनेजमेंट को ये पूरा जो है विश्वास है कि सूर्य कुमार यादव उस वर्ल्ड कप से पहले पूरी तरीके से फॉर्म में आ जाएंगे और एक जीत का जो एक मोमेंटम बना हुआ है टीम इंडिया का, वो लगातार वो बरकरार रख पाएंगे। धन्यवाद जीएस विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल संपादक जीएस विवेक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है कि जिस तरीके से ये जीत है ये शानदार है और आगे के लिए भी तैयार है टीम इंडिया। और अब बात करते हैं यूपी के अलीगढ़ की, जहां से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां पर एक युवक रोटियों पर थूकते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बाबू खान नाम का ये कारीगर रोटियां बनाता और तंदूर में डालने से पहले उन पर थूकता। ऐसा वो हर बार करता, रोटियां बनाता, फिर थूकता और तंदूर में डाल देता।
इस मुस्लिम होटल में कुछ लोग जब खाना खाने पहुंचे तो उन्होंने कारीगर की इस घिनौनी हरकत को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया और होटल मालिक और कारीगर बाबू खान को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। हालांकि होटल मालिक का कहना है कि उनका होटल बहुत पुराना है, जबकि कारीगर 2 महीने पहले ही आया है। कांग्रेस ने आज राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ नाम से एक बड़ी रैली का आयोजन किया। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक बार फिर से आरोप लगाया कि देश में जो मोदी सरकार चल रही है वो जनता के वोट से नहीं बल्कि वोट के जरिए, चोरी के वोट के जरिए बनी हुई है। मंच के आगे करीब 5.5 करोड़ कॉपी रखी गई थी, जिसमें आम लोगों से वोटर चोरी के मुद्दे पर हस्ताक्षर कराए गए थे। प्रियंका जब संबोधन के लिए मंच पर पहुंची तो सबसे पहले वोट चोरी का नारा उछाला। जरा एक बार जोर से, इतनी जोर से नारा लगाइए कि यहाँ से गूंजता हुआ प्रधानमंत्री निवास तक जाए, वोट चोर। प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने का चैलेंज दे दिया कि अगर इनको एक असली चुनाव लड़ना पड़े, मैं चुनौती देती हूँ, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। कुछ इसी अंदाज में राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर हमला किया। मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है, वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है, थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। राहुल ने कहा कि ये मुकाबला सत्य और असत्य के बीच का है और आखिरकार जीत सत्य की ही होगी। इस रैली में सबसे ज्यादा चर्चा राहुल और प्रियंका के भाषण की रही। दोनों नेताओं ने वोट चोरी से अपनी बात शुरू की और बीजेपी के बड़े नेताओं के आत्मविश्वास को लेकर हमला किया। पहला प्रहार प्रियंका गांधी ने किया। संसद में मैं देखती हूँ आत्मविश्वास घट गया है, आंखों में आंख मिलाकर नहीं देख पाते, सामने से गुजरते हैं तो यूं आंख झुका देते हैं। आत्मविश्वास कम हो गया है, घट गया है, अपने आप में विश्वास घट गया है। प्रियंका के बाद राहुल आए और उनका अंदाज भी कुछ ऐसा ही था। और पार्लियामेंट हाउस में कुछ दिन पहले कांपते हुए ऐसे हाथ कांप रहे थे, अमित शाह जी उनकी सफाई देते हैं। राहुल ने एक बार नहीं कई बार अमित शाह के बारे में अपने भाषण में बात की। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। राहुल ने कहा भारत की संस्कृति सत्य पर टिकी है, जबकि आरएसएस और बीजेपी इसके बिल्कुल उलट है। आज की रैली में राहुल और प्रियंका ने चुनाव आयोग के तीनों बड़े अधिकारियों का भी नाम लिया। प्रियंका ने कहा कि इन अधिकारियों को एक न एक दिन जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा, तो राहुल ने सीधे सीधे इन पर कार्रवाई की बात कह दी। सबसे पहले प्रियंका गांधी ने मंच से तीनों चुनाव आयुक्तों के नाम गिनवाए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद राहुल गांधी ने भी कुछ इस अंदाज में चुनाव आयुक्तों पर सवाल उठाए। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। राहुल गांधी ने इस बार चुनाव आयुक्तों पर कार्रवाई की बात तक कह दी। ये जो कानून बना है आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। राहुल का कहना है कि सरकार ने कानून इस वजह से बदला ताकि चुनाव आयुक्तों को बचाया जा सके। कांग्रेस की रैली उस वक्त विवादों में आ गई जब कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक नारे लगाने शुरू कर दिए। इन नारों को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो रहा था, लेकिन ये वीडियो सामने आ गया। मोदी तेरी कमर खुदेगी, कमर मिलेगी, कमर खुदेगी। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। ये वीडियो न्यूज एजेंसी IANS की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें महिला कार्यकर्ता आपत्तिजनक नारेबाजी करती दिखाई दी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, कमर मिलेगी, कमर खुदेगी। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर,
गद्दी छोड़। अब इस नारे को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनीतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। उधर कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि बीजेपी अपने एजेंट भेजकर ऐसा करवाती है। चुनौती दे रही हूँ भाजपा को, अपने लोगों को इन रैलियों में भेजकर मोदी जी को गाली दिलवाने का काम, उनकी माता जी को गाली दिलवाने का काम, ये सब तमाशे बंद कर दीजिए। अलका लांबा ने कहा कि बीजेपी ही ऐसे लोगों को कांग्रेस की रैलियों में भेजती है ताकि मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। कांग्रेस की इस रैली में देश के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता पहुंचे। इस बीच एबीपी न्यूज के कैमरे में एक ऐसी महिला कार्यकर्ता कैद हुई जिसने अनोखे अंदाज में वोट चोरी का मुद्दा उठाया। बदन पर कैदी वाली वर्दी, गले से लेकर हाथ तक जंजीर में जकड़ा शरीर और वर्दी पर लगा एक पोस्टर जिस पर लिखा है कैदी नंबर 420। ये महिला वोट चोर की शक्ल में यहाँ पहुंची थी जिसको जेलर ने पकड़ रखा था। हाथों में हथकड़ी डालकर एक महिला यहाँ पे पहुंची है। इनके बगल में एक जेलर भी यहाँ पर मौजूद है। जेलर ने इनका हाथ पकड़ा हुआ है। ये महिला अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता है जो महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंची थी। आज ये जो बनकर के आई हूँ, ये आने वाले समय में ज्ञानेश कुमार को आम जनता ऐसी बेड़ियों में कैद करेंगी और हर चौक, हर गली, हर मोहल्ले में घुमाएंगे। तो ज्ञानेश कुमार को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस आह्वान करती है कि आप अपने जमीर को जगाइए और आप भी सुधर जाइए। यहाँ पीछे जो बैनर लगा था उस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जनता की अदालत का सबसे बड़ा गुनाहगार बताया गया। बीजेपी ने आज फिर अपने एक फैसले से सभी को चौंका दिया। पार्टी ने बिहार से आने वाले नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। इस नियुक्ति को बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की रणनीतिक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व के उनके संगठनात्मक अनुभव, जमीनी पकड़ और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए अहम जिम्मेदारी सौंपी है। पीएम मोदी ने भी नितिन नवीन को बधाई दी है और उन्हें युवा और मेहनती नेता बताया है। नई जिम्मेदारी मिलने पर नितिन नवीन ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद नितिन नवीन ने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया और उन्होंने क्या कुछ कहा है। नितिन नवीन हमारे साथ हैं। नितिन जी, सबसे पहले तो बधाई। धन्यवाद सबको। नितिन जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हाँ, तो मैं तो वहाँ ही कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा है, इसलिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। बिहार बीजेपी ने जीता, एनडीए ने जीता। 2 राज्यों में चुनाव, बंगाल, असम। क्या बिहार के रास्ते दोनों राज्यों को फतह करने की तैयारी है? मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, सब लोगों के इतने अनुभव हैं, उनके अनुभवों का लाभ लेकर हम पार्टी को आगे बढ़ाएं। युवा मोर्चा से लेकर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तक, क्या लगता है 2 चुनाव बड़ी जिम्मेदारी होगी? मैं अभी तो पहले उस जिम्मेवारी को संभालना जा रहा हूं और निश्चित रूप से अपने केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में बेहतर करें। बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे नितिन नवीन की मेहनत थी और पार्टी ने उनको इसका इनाम दिया है। नितिन नवीन की उम्र 45 साल है। ऐसे में वो बीजेपी के सबसे कम उम्र के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं जो कायस्थ समुदाय से आते हैं। जाहिर है पार्टी ने जाति और सामाजिक संतुलन को भी साधने की कोशिश की है। नितिन नवीन 2010 से लगातार बांकीपुर सीट से विधायक है, मतलब जनता के बीच उनकी पहचान अच्छी है। नितिन नवीन इस बार भी बिहार में पथ निर्माण मंत्रालय संभाल रहे हैं, यानी कि पार्टी को उनकी क्षमता पर पहले से ही भरोसा है। नितिन नवीन पार्टी के युवा विंग के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो छत्तीसगढ़ में भी पार्टी के प्रभारी हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि वो संगठन के लिहाज से अनुभवी हैं। नितिन नवीन के पिता स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा भी बीजेपी से जुड़े थे। ऐसे में पार्टी के प्रति उनका योगदान भी काफी अहम हो सकता है। और चलिए एक बार फिर से बात करते हैं खेल के मैदान की। भारत दौरे पर फुटबॉलर लियोनेल मेसी कोलकाता हैदराबाद से जब मुंबई पहुंचे तो वहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस मौजूद रहे। मेसी को देखने के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आम दर्शकों के साथ कई वीआईपी आए थे। मेसी ग्राउंड में उतरे तो तालियों के साथ उनका स्वागत हुआ। मेसी प्रोजेक्ट महादेव के तहत चुने गए 60 खिलाड़ियों के बीच पहुंचे और उनसे हाथ मिलाया। उसके बाद एक एक कर कई फुटबॉल को किक कर दर्शकों के बीच भेज दिया।
मेसी वानखेड़े स्टेडियम में घूमते हुए दर्शकों के बीच फुटबॉल पहुंचाते रहे और फैंस तालियां बजाकर उनका स्वागत करते रहे। महाराष्ट्र के सीएम की पत्नी मेसी के साथ सेल्फी लेती दिखी। महाराष्ट्र के सीएम ने गुलदस्ता देकर मेसी का स्वागत किया तो सचिन तेंदुलकर ने मेसी को 10 नंबर की क्रिकेट की जर्सी दी तो मेसी ने सचिन को फुटबॉल भेंट किया। इस मौके पर भारत के दिग्गज पूर्व फुटबॉलर सुनील छेत्री भी मेसी से मिले। मेसी ने सुनील छेत्री को भी टी शर्ट दिया। इस दौरान कई फिल्मी सितारों ने मेसी से मुलाकात की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।